आपको दिखाते हैं बेंगलोर से खबर, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने उबर कैब ड्राइवर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। दरअसल महिला ने अपने साथ हुई घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला उबर कैब ड्राइवर पर संगीन आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है कैसे एक महिला ये कह रही है कि कैब ड्राइवर ने उसे स्थानीय भाषा में गालियां दी, मारने की भी कोशिश की, भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया गया। महिला ने वीडियो उबर कंपनी और पुलिस को भी टैग करते हुए शेयर किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उबर कंपनी ने पीड़ित महिला से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे, इसकी जांच करेंगे। पुलिस ने उबर कंपनी के मामले की जो डिटेल है वो भी यहां पर मांगी है और मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है। Holding me in his language, Kannada or Tamil, I don't know, and he's trying to hit me. He is abusing me. He is abusing me. He say anything he wants in his language, and he's abusing me, and he's taking photo of me. बात कर लेते हैं अब अयोध्या की, जहां के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक घर में धमाका होने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मकान मालिक और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस धमाके की कई एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पहला धमाका शाम करीब 7:15 बजे हुआ, दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे हुआ। तो धमाके से मकान की छत उड़ गई, पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जहां तक प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि किचन में ये संभवतः कुकर का गैस का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो डैमेज अवस्था में पाए गए, टूटी अवस्था में पाए गए। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तो मुश्किल है। मौके से फटा हुआ कुकर और सिलेंडर बरामद हुआ है। ये मकान खेतों में बना हुआ था। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबा हटा दिया। प्रशासन के मुताबिक पहली नजर में यह हादसा सिलेंडर में धमाके की वजह से हुआ, लेकिन पटाखा विस्फोट के एंगल से भी जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लिए हैं। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करा लिया है। तो अयोध्या में ये जो धमाके हुए हैं, उसके बाद हालात यहां बेहद खराब होते नजर आए। जिस घर में ये धमाका हुआ उससे 20 मीटर की दूरी तक मौजूद घरों के टीन शेड्स के परखच्चे उड़ गए। ये धमाका कितना जबरदस्त था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक राय ने। देखिए सामने की तस्वीरें जो हैं, कल तक यहाँ पर एक सुंदर सा मकान था जिसमें 3 कमरे थे, लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो मकान है वो जमींदोज हो चुका है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर यहाँ पर किचन में ब्लास्ट होने की बात कही थी। हालांकि धीरे धीरे ग्रामीणों के अनुसार और बाकी अगल बगल के लोगों के अनुसार इस बात को लेकर के भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये जो व्यक्ति है ये पटाखे का भी काम करता था और पिछले साल भी इस व्यक्ति के घर में एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि इसका जो पिछला घर है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही जो गांव स्थित है वहाँ पर इसका पुराना घर था। और उस दौरान जब ये ब्लास्ट हुआ था तब इस व्यक्ति की जो माँ है, इनकी पत्नी है, और गांव की एक लड़की जो आटा चक्की पर आटा लेने आई हुई थी, उसकी मौत हो गई थी। रामकुमार गुप्ता ने तब अपना घर छोड़ करके और शहर सड़क की तरफ में ये जो मकान है वो बना लिया था। कि SDRF की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ अग्निशमन विभाग और जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और तफ्तीश जो है वो की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी भी उसी बात को लेकर के बात कर रहा है कि जांच उसकी जारी है और सिलेंडर के ब्लास्ट के साथ साथ कुकर ब्लास्ट और इसके अलावा पटाखों के ब्लास्ट को लेकर के जो तफ्तीश है वो कर रहा है। रामकुमार का जो फ़ोन है वो घर से लगभग 20 मीटर दूर पाया गया और वहाँ पर पुलिस ने जाकर के वो फ़ोन भी पकड़ा है और फ़ोन से संभवतः आने वाले समय में कुछ और भी तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मंत्री के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। नगर पालिका में नौकरी घोटाले के मामले में ईडी ने की है ये छापामार कार्रवाई। सीबीआई की FIR के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की। जनवरी 2024 में इसी केस को लेकर ईडी कार्रवाई कर चुकी है और अब छापामार कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। 11 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के ठिकानों पर ईडी की छापामार कार्रवाई चल रही है। नौकरी घोटाले के मामले में दरअसल ईडी लगातार डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है। सीबीआई की FIR के आधार पर ईडी ने यह जांच और कार्रवाई शुरू की।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पैरा कमांडो का शव मिलने के बाद से सेना ने सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया है। जहां अनंतनाग के जंगलों में सेना के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और इसी वजह से इलाके में सैनिकों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 6 और 7 अक्टूबर की रात को आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद भारतीय सेना के 2 पैरा कमांडो लापता हो गए थे, जिनमें से एक पैरा कमांडो का शव अनंतनाग के जंगल में मिला है। जिसके बाद से सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। सेना के ट्रकों की आवाजाही बढ़ गई है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इलाके में निगरानी रखी जा रही है। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स की टीम भी शामिल है। तो सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और भी ज्यादा तेजी के साथ अब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पैरा कमांडो 2 जवान जो कि लापता हो गए थे, उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। अब एक शव के मिलने के बाद चौकसी और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरे को जो ढूंढने का प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढने के लिए टीम्स बनाई गई थी और जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान पैरा कमांडोज के 2 जो जवान हैं वो लापता हो गए थे। उनको अब खोजने का प्रयास किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां के नवादा में अवैध शराब पर बड़ी नकेल कसते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने 1470 लीटर शराब जब्त की है। तो वहीं 7400 किलो महुआ पकड़ा गया है, जिसे यहां इकट्ठा करके रखा हुआ था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल के बीच अवैध शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी, लेकिन यहां पर एक्साइज विभाग की टीम पहुंचती है और इन अवैध शराब की भट्टियों को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि बरामद की गई सारी शराब को नष्ट भी किया गया। दरअसल शराब माफिया इस नकली शराब को बिहार में सप्लाई किया करते थे, जिससे कई बार लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन शराब माफिया अपने मकसद में कामयाब होते उसके पहले ही एक्साइज विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और सारी शराब को नष्ट किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा पर शिकंजा लगातार जारी है। दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर पर बैंक का नोटिस चस्पा किया गया है। सहकारी बैंक ने कृषि लोन चुकाने का नोटिस अब यहां पर लगा दिया है। बदायूं की सहकारी समिति ने यह नोटिस दरअसल लगाया है। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने 1990 में लोन लिया था और अब 40,555 रुपए ब्याज समेत चुकाने का नोटिस चस्पा किया गया है। और अगर रुपए जमा नहीं किए जाते हैं तो फिर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद हैं तौकीर रजा। तो दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर रजा पर सहकारी बैंक की तरफ से यह नोटिस दिया गया है। 40,555 रुपए ना चुकाने पर तौकीर के घर पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की पाइपलाइन बिछाते समय गैस की पाइपलाइन फट गई और उसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रेशर के साथ यहां गैस लीक होती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद वहां पर काम कर रहे मजदूर काफी डर गए और यहां से भाग निकले। आनन फानन में कर्मचारियों ने गैस की सप्लाई को रोका, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि पेयजल लाइन को बिछाने के लिए जेसीबी की मदद से खुदाई की जा रही थी और इसी बीच गैस की पाइपलाइन फट गई। हालांकि समय रहते गैस की सप्लाई को रोक दिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। मामला बड़ौद के मधुबनी कॉलोनी का बताया जा रहा है। और आइए अब बात करते तेलंगाना की, जहां के संगारेड्डी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब LIG कॉलोनी में गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक युवक की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सिलेंडर बदल रहा था, तभी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। युवक को गंभीर चोट आई। वहीं धमाके से पूरी कॉलोनी ठर्रा उठी, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि धमाका सिलेंडर में गैस लीक से हुआ। हालांकि ये तब हुआ धमाका जब युवक गैस का सिलेंडर बदल रहा था और इसी दौरान धमाका होता है और युवक की मौत हो गई है। और अब खबर बिहार के वैशाली से आपको बता दें, जहां आचार संहिता के बीच पप्पू यादव के पैसे बांटने का एक वीडियो सामने आया है। ये जो वीडियो सामने आया है उसमें पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने करीब 80 कटाव पीड़ित लोगों के बीच 4-4 हजार रुपए बांटे। इस बात की पुष्टि उन बाढ़ पीड़ितों ने भी की है जिनकी माने तो किसी भी नेता ने उनकी आर्थिक सहायता आज तक नहीं की, सिर्फ पप्पू यादव ने ही उनकी मदद की। तो वही चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज केस को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वो भगवान से नहीं डरते तो चुनाव आयोग से कैसे डरेंगे।
हमको ना 3 में ना 13 में ना चुनाव लड़ना है ना कुछ करना है। 4 सीएम के लोग दावेदार हैं। चिराग बाबू वहीं से सीएम, हाजीपुर से नित्यानंद भाई वहीं से सीएम, कुशवाहा जी वहीं से सीएम, हमारे नेता भी वहीं से सीएम है। सब जादवे राजपूत का घर कट गया। हम तो जा नहीं रहे थे। ढाई हमको ट्वीट कर रहा था सब सोशल मीडिया पर। 12 दिन से कोई खाना नहीं खाया। पूरा का पूरा 300-400 घर कट गया। हम गए और खाना नहीं खाया तो हमने मदद कर दी। अब मदद करने, अब चुनाव आयोग से हम भगवान से डरबे नहीं करते हैं। चुनाव आयोग से कौन डरेगा भाई। तस्वीरें आई है, अब आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक डीसीएम और एक कार भयंकर यहां पर उन दोनों के बीच टक्कर हो गई। बता दें कि डीसीएम में शराब भरी हुई थी, इसकी वजह से ये टक्कर हुई तो गाड़ियों में आग लग गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां किस प्रकार से आग का गोला बन गई थी और पूरी की पूरी गाड़ी यहां पर आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां हाई स्पीड में थी, तभी आपस में टकरा गई और ये टक्कर मेरठ करनाल हाईवे पर जेवरी गांव के पास हुई। गनीमत रही कि जैसे ही टक्कर हुई दोनों ही गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उन्होंने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। अगर जरा सी भी देरी होती तो जान पर बनाती। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। राहत की बात यह रही कि कार सवार दोनों युवक बाल बाल बच गए। टक्कर इतनी भीषण यहां पर थी कि हादसे के बाद कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार सिल्ली मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों के अंदर इंजन से धुआं निकला और कार में आग लग गई। दोनों युवक समय रहते कार से बाहर कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हालांकि पूरी कार जो जलकर खाक हो चुकी थी उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पेड़ से टकराने के बाद कार आग का गोला बन गई। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां के चौरा में नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन हुआ, जहां पर यह पूरा का पूरा रास्ता मलबे की चपेट में आ गया है। पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा गिरने की वजह से हाईवे के दोनों तरफ से जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो थम गई थी। लंबी लंबी कतार यहां पर गाड़ियों की लग गई थी। जाम की स्थिति बन गई थी। लैंडस्लाइड के कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में छोटी मोटी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के ही धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर एवलांश की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बड़ी संख्या में बर्फ का गुबार पहाड़ से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इसे पहाड़ के सामने खड़े कुछ लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आप तस्वीरें देखिए, देख सकते हैं कैसे बर्फ का तूफान नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इसे कैमरे में कैद किया उस महिला ने जो अपने दोस्त के साथ धौलाधार के पहाड़ को देखने के लिए पहुंची थी, जहां वो सुंदर वादियों की तस्वीर बना रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन तभी धौलाधार के पहाड़ पर एवलांश होता दिखा, जो उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो 7 अक्टूबर शाम 5 बजे का बताया जा रहा है, जहां अचानक ही बर्फ का गुबार उठा और पहाड़ के नीचे पहुंचकर शांत हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अचानक हुई तेज बर्फबारी की वजह से एवलांच जैसी स्थितियां बनती हैं, जो कि धर्मशाला में पहाड़ी पर नजर भी आया। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां पर 2 समुदायों में भारी तनाव की स्थितियां बन गई, तब जब आरएसएस प्रचारक की बाइक में टक्कर मारी थी। आरएसएस प्रचारक पर हमले के बाद ये जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। विवाद के बाद दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और पत्थरबाजी और तोड़फोड़ से इलाके में यहां तनाव की स्थितियां बन गई। हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का भी घेराव कर दिया। थाने के सामने टायर जलाकर विरोध किया गया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले पर जांच को आगे बढ़ा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि आरएसएस प्रचारक पर हमले के बाद से ये जो तनाव की स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बाइक में मामूली सी टक्कर के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी तक पहुंच गया। लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। विरोध यहां पर किया गया और मांग यही की जा रही है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्साई भीड़ ने आग भी थाने के सामने लगा दी। देखिए, आज मुल्ताई के जिला प्रचारक जी श्री शिशुपाल जी यादव जी मार्केट में जा रहे थे। उनके टक्कर हुई। टक्कर को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस बात को लेकर कुछ यहाँ पे मुल्ताई में
कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसपे एसपी साहब और हमने तत्काल रश किया। रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला, दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। टक्कर हो गई थी और उस बात को लेके जिला प्रचारक जी जो मुल्ताई के हैं शिशुपाल यादव जी, उनके साथ फिर कुछ लोगों ने मारपीट और जो झूमाझटकी की घटना हुई और भी घटना हुई है। अब पुलिस में इसने FIR कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। जिले में, क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके साथ प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बड़ा अपडेट ये कि चिराग पासवान और नित्यानंद राय की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा एक बार फिर कि ये बेहद सकारात्मक बैठक रही और अपने अंतिम चरण में अब ये बैठक पहुंच चुकी है। कल भी बातचीत हुई, कल भी बातचीत का दौर लगातार जारी रहा था। जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक। तब देखिए सवाल जवाब यहाँ पर नित्यानंद राय से भी किए गए। चिराग पासवान से सब सवाल पूछा गया सीटों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जिस बात की आप घोषणा की इंतजार कर रहे हैं वो जल्दी घोषणा की जाएगी। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिलहाल कोई एक मत नहीं बन पाया है और सीटों की जो घोषणा है वो कब तक होगी इस पर लगातार सभी की निगाहें हैं। लेकिन अभी भी देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण को लेकर आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारे का जो पेच है वो अभी भी सुलझता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और लगातार अभी भी ऐसा लग रहा है कि बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा। बातचीत अभी अंतिम चरण में है, ये कहना है चिराग पासवान का। अंतिम चरण के बाद क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। हालांकि चिराग पासवान ने यह कहा है कि यह बैठक बेहद ही पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। कौन प्रत्याशी होगा, किसको कौन सी सीट मिलेगी, सब कुछ जो माइनर डिटेल्स हैं उसके बारे में चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। इसी वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है और जिस घोषणा का आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो जल्दी घोषणा की जाएगी। सीटों को लेकर सबके सामने बातों को रखा जाएगा, ये चिराग पासवान कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी संशय और अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या चिराग पासवान को जितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए वो उतनी दी जाएंगी या फिर नहीं। एक मत कैसे हो पाएगा बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, ये सब कुछ फिलहाल अभी भी सवालों के घेरे में ही है। 6 नवंबर 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से
हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी भी जो बातचीत है वो चल रही है, अंतिम दौर में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक जो फॉर्मूला है वो निकलकर कम से कम सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो ये चौथी मुलाकात है आज की। देखिए, जाहिर तौर पर 24 घंटे में चौथी मुलाकात। सबसे पहली मुलाकात उनकी मां के साथ हुई, फिर उनके साथ नित्यानंद राय के साथ अकेले चिराग पासवान की मुलाकात हुई, फिर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की कल रात को मुलाकात हुई और अब नित्यानंद राय फिर से उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन एक बात इसमें जरूर है, चिराग पासवान ने कहा कि जिस घोषणा का आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो जल्द होने वाली है। बातचीत जो है अंतिम दौर में चल रही है और उस बातचीत के दौरान हम सब चीजें तय कर लेना चाहते हैं। यानी कि जैसे हम जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ बात जो है वो सीटों के नंबर पर नहीं फंसी हुई है, कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीट लड़ेगी उन सीटों पर भी फंसी हुई थी, क्योंकि कई सारी सीटों की डिमांड चिराग पासवान की ऐसी थी जहां से बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुत आसानी से अपनी सीट को, सिटिंग विधायक को कम से कम छोड़ना नहीं चाहती होती है। तो ऐसे में उन सब सीटों पर भी यहां चर्चा लगातार चल रही है, एक एक सीट पर चर्चा चल रही है। हालांकि अब बातचीत जो है अब बिल्कुल अंतिम दौर में आ गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पहुंच चुकी है।